हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को एक आइडिया जरूर हो गया होगा कि आज से हम क्या देखने जा रहे हैं। तो आज से हमारी एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है जहां पे हम इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर आप संविधान बोल सकते हैं, है ना। भारत का संविधान की यदि हम बात करते हैं तो आज से हमारी इस न्यू सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी को कवर करने जा रहे हैं और इंडियन पॉलिटी को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। और टॉपिक वाइज के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। और इसके अंतर्गत हम जो भी जितने भी एमसीक्यू बनते हैं इस टॉपिक से उसको हम देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इस सीरीज की, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इस सीरीज की कि सबसे पहली बात तो हम टॉपिक वाइज सभी चीजों को कवर कर रहे हैं। एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम कवर करेंगे, जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में जैसे जो अभी के पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी का पैटर्न हम फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ आप चाहे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी एग्जाम में आपके सहायक होगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी जिस भी एग्जाम में आता है सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज है और जहां पे हम टॉपिक वाइज इंडियन पॉलिटी को कवर करने जा रहे हैं। ये इस सीरीज की यदि हम बात करते हैं तो यदि आप जैसे कि हम बात करें, आप सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम बात करें आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो है एमपीपीएससी किसी भी स्टेट का आप पीएससी दे रहे हैं, व्यापम दे रहे हैं, या फिर आप एसएससी हो गया, ये किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सभी में क्योंकि इंडियन पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट रहता है और सभी में आपके लिए ये उपयोगी सीरीज साबित हो सकती है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जैसा कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो आज का टॉपिक है, मैंने आपको बताया, भारत का संवैधानिक विकास। कल फिर उसके बाद में हम इसके कुछ एमसीक्यू करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे, संविधान की उद्देशिका नागरिकता। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी साथ में पढ़ते हुए चलना है। और यदि आप लोगों को कोई चीज नहीं आती तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में आप लोगों को सभी चीजें मैं आप लोगों को याद करवाऊंगी। ठीक, तो आप लोग जुड़े रहिए ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए फिर हम आज का टॉपिक क्या रहने वाला है और ये पूरी सीरीज इंडियन पॉलिटी की क्या रहने वाली है वो आप लोगों को आई होप आइडिया हो गया होगा। यदि हम सीजी व्यापम की बात करते हैं तो सीजी व्यापम के अंतर्गत जैसे कि एडीईओ में तो अलग से पॉलिटी आने वाला है, भारत का संविधान आने वाला है, तो इसके लिए तो बिल्कुल आप ये सीरीज को फॉलो कीजिए और आप निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपके एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बस आपको करना क्या है, एकदम तरीके से आप लोगों को सीरीज को अटेंड करना, ये जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोगों से बनता है तो अच्छी बात है, आप लोग सभी उत्तर बताते चलिए, अदरवाइज आप लोगों से नहीं बनता है तो आप लोग इसके क्या सुनेंगे, आप लोग इसका जो भी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे मैं करवाऊंगी, जो भी मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूंगी उसको आप लोगों को ध्यान से सुनना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के बारे में बोला जा रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक, तो निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है, तो किसमें इस पद का सुझाव दिया गया है, हमारे ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम। बताइए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा।
मैं 2 सेकंड का पॉज लेती हूँ, आप लोग बता दीजिए। आई होप आप लोगों सभी ने मन में अपने सोच लिया होगा कि किस अधिनियम ने कैग के बारे में सुझाव दिया है। तो सबसे पहले हम अधिनियम के बारे में तो बाद में वार्ता करेंगे। यदि कैग बोला गया है तो कैग के बारे में कुछ चीजें हमें जाननी जरूरी है, और वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इनके बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान की यदि हम बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 148, अनुच्छेद 148, इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 148(1) में बोला गया है कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ध्यान रखिएगा, है ना। किसमें दिया गया है? आर्टिकल नंबर 148 में कैग के बारे में बोला गया है। इसके अंतर्गत 148(1) में अनुच्छेद 1 के यदि हम बात करें आर्टिकल नंबर 148 के सब सेक्शन 1 की बात करेंगे तो उसमें बोला गया है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो कोई भी पहले आ जाए, जो कोई भी पहले हो। ठीक है, 65 इयर्स और 6 इयर्स, याद रखिएगा, 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो। और यदि हम बात करें इनकी नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किंतु इनके पद से पदच्युत जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो फिर कौन करता है? तो इनको उस रीति के माध्यम से किया जाता है जिस रीति के माध्यम से न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से हटाया जाता है उस रीति से इन्हें पदच्युत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन सी रीति? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस नीति से हटाया जाता है उस नीति से ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस नीति से हटाया जाता है, जिस रीति से हटाया जाता है, उसी के द्वारा कैग को भी हटाया जाता है। याद रखिएगा, बार बार हमेशा पूछा गया है कि नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति जी करते हैं, किंतु कैसे इन्हें पदच्युत किया जाता है, यानी कि किस तरह इनको इनके पद से हटाया जाता है। तो इनको इनके पद से उस रीति से हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, यानी कि यदि हम बात करें कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सिमिलरली सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है कैग के रिमूवल में भी। फिर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 148(4) में, आर्टिकल नंबर 148(4) में क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि जब ये सेवा निवृत्त हो जाते हैं, जब ये सेवा निवृत्त हो जाते हैं तो सेवा निवृत्ति के पश्चात इनको किसी भी सरकारी सेवा के अयोग्य माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अयोग्य हो जाते हैं। अब जैसे ये सेवानिवृत्ति इनकी हो गई है तो सेवानिवृत्ति के पश्चात यदि कैग की बात करेंगे तो किसी अन्य सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि अब ये कोई अब सरकारी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये करते क्या है? ये संघ जैसे कि यूनियन और स्टेट, यूनियन एंड स्टेट के लिए ये क्या करते हैं? ये एक लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अभिभावक भी कहा जाता है इन्हें, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आई है, जो कि यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन किया गया, इतना चीज बिल्कुल आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए। अगेन बोलूंगी, आर्टिकल नंबर 148 में कैग के बारे में बताया गया हमारे भारतीय संविधान के। फिर 148(1) में बोला गया कि इनको प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। कितने साल का इनका कार्यकाल रहता है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। किस रीति से इन्हें हटाया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से हटाया जाता है वैसे ही इनको हटाया जाता है। आर्टिकल नंबर 148(4) में बोला गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद ये अयोग्य हो जाते हैं किसी भी सरकारी सेवा के लिए। इसे संघ एवं राज्य का अभिभावक, लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान के 1919 का जो अधिनियम
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था? ऑडिटर जनरल का पद बनाया गया था, ऑडिटर जनरल का पद बनाया गया था इस अधिनियम के अंतर्गत। फिर क्या बोला गया कि जो कि भारत के राजस्व के व्ययों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता था। क्या करता था? जो भी खर्च है, ठीक है, तो राजस्व के व्ययों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए इस अधिनियम में ऑडिटर जनरल का पद बना दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया गया? उसके बाद में इसी पद को 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1935 का जो अधिनियम आया तो उसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद बनाना है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, ठीक है। तो आप बोलोगे कि 1919 होगा या 1935 होगा, तो मैंने क्या बताया कि 1919 के अधिनियम में ऑडिटर जनरल का पद बनाया गया था, जहां पे बोला गया था कि ये क्या करेंगे कि ये भारत के राजस्व के व्ययों का लेखा जोखा करेंगे। फिर उसके बाद में 1935 का अधिनियम आया, भारतीय संविधान 1935 का अधिनियम, तो उसमें बोला गया है इस अधिनियम के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सुझाव दिया गया, कैग का। फिर उसके बाद इसी पद को भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में इसका फिर सृजन किया गया है, और कैग का पद जो है कहाँ पे आता है? आर्टिकल नंबर 148 में आता है। इतनी चीजें यदि आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग फिर। और ये क्या है? तो यह एक वैधानिक पद है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये कैग, क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1773 का विनियामक अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम या 1813 का चार्टर अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। हमसे बोला गया है कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप लोगों को यहाँ पे बताना है, बताइए। तो यदि हम कोलकाता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करें तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इस एक्ट में बोला गया है कि कोलकाता में क्या बनाना चाहिए? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद में तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जब ये सुप्रीम कोर्ट वहां पे बन गया, यानी कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी, तो इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? तो मुख्य न्यायाधीश की यदि हम बात करें तो एलिजा, नाम पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, एलिजा एम्पे को बनाया गया था। किसे? एलिजा एम्पे को बनाया गया था मुख्य न्यायाधीश कोलकाता उच्चतम न्यायालय का, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव। तो भारत के संविधान का निर्माता कौन है? तो भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, प्रेसिडेंट पूछा गया है किसका? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपसे बोला जा रहा है, बताइए कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना या फिर लाल बहादुर शास्त्री। कौन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष? आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो यदि हम भारतीय संविधान के अध्यक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुआ था, ठीक है, पहली बैठक हुई, फर्स्ट मीटिंग हुआ। फर्स्ट मीटिंग में जो है, जो इस संविधान सभा के जो वरिष्ठ सदस्य थे, और वरिष्ठ सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उनको क्या बनाया गया, तो उनको ही प्रेसिडेंट बना दिया गया था, ठीक। फिर उसके बाद ये कब की बात है, तो 9 दिसंबर 1946 की, जब भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। फिर उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की सभा में क्या किया गया है, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, तो निर्विरोध, यानी कि निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, यानी कि परमानेंट क्या बता दिया गया था, इनको परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया था। जब पहली मीटिंग हुई तो ठीक है, पहली मीटिंग है, जो हम में से सबसे बड़ा है, उम्र में जो सबसे बड़ा है उसको बना देते हैं, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बड़े थे, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया था। किंतु जब 11 दिसंबर 1946 में क्या हुआ कि जितने भी सभा के जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया, निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निर्वाचित किया था, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बातें समझ में आए, आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और वी कैन से डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का आधार, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए, इन्होंने किसे हृदय, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? आपसे पूछा जा रहा है। यदि हम हृदय और आत्मा की बात करते हैं तो किसे कहा गया है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, या एबॉलिशन है, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है? आपसे ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि यदि हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32, क्या है? आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की यदि हम बात करेंगे तो ये इसे क्या माना गया है, तो इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 32 को, ये आर्टिकल यहाँ पे तो नाम लिख दिया गया है, लेकिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, तो आर्टिकल नंबर 32 है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था, कब पूरा हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, या 26 दिसंबर 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 30 नवंबर 1949 को। बताइए क्या है हमारा करेक्ट आंसर? 26 जनवरी 1950, या 26 दिसंबर 1949, या 26 नवंबर 1949, या 30 नवंबर 1949। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, संविधान का प्रारूप पूरा हुआ पूछा गया है आपसे, यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को। अब देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में हम आ जाते हैं। तो यदि हम इसकी बात करेंगे, भारतीय संविधान के प्रारूप की यदि हम बात करें तो कब ये पूरा हो गया था, तो पूरा होने की यदि हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को ही ये पूरा हो गया था। जब ये पूरा हो गया, लेकिन यदि हम बात करें तो लागू कब से हुआ, तो लागू हमारे देश में कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, लेकिन पूरा कब से हो गया था, तो पूरा तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही पूरा हो गया था। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि इसकी 26 जनवरी 1950 को, इसको यदि 24 नवंबर की डेट आने से पहले 24 नवंबर को क्या हुआ था, तो उसकी बात करेंगे तो 24 जनवरी 1950 को
संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी? याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि अंतिम बैठक कब हुई थी। तो अंतिम बैठक हुई थी इसकी 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन क्या किया गया था? इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। कब? तो 24 जनवरी 1950 को इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और प्रथम राष्ट्रपति ये बने हैं। कौन? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और याद करिए, मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया कि इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष भी चुना गया था। ठीक है, कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद में जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तो उस दिन राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया। और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान हमारे देश में लागू हो गया था। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। यदि हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो कितने दिनों में ये बना? तो इसको बनने में 2 वर्ष लगे। 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था हमारे भारतीय संविधान को बनाने में। ठीक है, यदि हम इसके बारे में बात करें तो कुल मिलाकर के बैठक जिसमें से कितनी बैठकें हुई तो बताया जाता है कि 11 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठकें। यदि आप लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो आप लोगों को सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। 11 बैठकें हुई थी और 114 दिन विचार किया गया था। 114 दिन तक विचार किया गया था इस पर। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ। 11 बैठकें हुई और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमें याद रखनी रहती हैं। और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। क्या किया था? हस्ताक्षर। ये भी पूछा जाता है कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें से महिला सदस्यों की बात करते हैं तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 8 थी। और जिसमें से प्रमुख कौन थी? तो पूछा जाता है आपसे कि प्रमुख कौन थी। यहाँ पे लिखती हूँ सरोजनी नायडू। इनका नाम पूछा जाता है कि कौन कौन थे संविधान सभा के सदस्य। महिला सदस्य कौन थी? तो सरोजनी नायडू का नाम याद रखिएगा। मुख्य नाम याद रखना रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हंसा मेहता और किसका नाम याद रखेंगे? और एक और नाम रखिएगा जो है दुर्गाबाई देशमुख। कौन है? दुर्गाबाई देशमुख। ये 3 नाम याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में इन्हीं के बारे में प्रश्न पूछा गया है। अगेन एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को तो पूरा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बैठक कब हुई थी? तो अभी जस्ट हमने देख लिया, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष इनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें निर्वाचित किया गया था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद में ये तो बनकर के इसी दिन को तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। लेकिन उससे पहले 24 जनवरी 1950 को इसकी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ये जो संविधान निर्माताओं ने कितना दिन लिया हमारे संविधान के गठन में? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, जिसमें 11 बैठकें हुई और 114 दिन तक तो इसके प्रारूप पर विचार ही चलता रह गया। 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और महिला सदस्य कितनी थी? तो 8 महिला सदस्य थी, जिसमें सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख महिला सदस्य मानी गई हैं। याद रहेगा इतनी चीजें, और यही चीजें पूछी जाती, इसी को रिवाइज कीजिएगा। आपका चाहे जो भी आप उठा करके किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आपसे आप बन जाएगा। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जीवी कृपलानी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारूपण समिति के
सदस्य कौन थे? तो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा गया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन की पहले हम बात करते हैं। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो अन्य सदस्यों के बारे में यदि हम विचार करें तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। प्रारूपण समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य सदस्यों की बात करें, सबसे पहले तो बी आर अंबेडकर जी क्या थे? तो इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद में आप लोग ये लिख लीजिए, है ना। यदि आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लीजिए। एन गोपाल स्वामी अयंगर इन सदस्य थे। फिर उसके बाद में के एम मुंशी। फिर उसके बाद में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी, पहले पूरा नाम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में इसको याद भी करेंगे। कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर आते हैं सैयद एम अब्दुल्ला, सादुल्ला है, गलती से मैंने अब्दुल्ला कह दिया, सादुल्ला। फिर उसके बाद में आते हैं बी एल मित्रा। तो इसके लिए ये बाद में एन माधवराव बन गए। कौन बने? बाद में एन माधवराव बने हैं। ठीक, पहले नहीं थे, पहले तो बी एल मित्रा थे। फिर उसके बाद में डीपी खेतान और मृत्यु के पश्चात कौन बना? तो मृत्यु के पश्चात की यदि हम बात करें, मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णामाचारी जो है क्या बने? तो आपको ये सदस्यों के बारे में भी यहाँ पे पता चल गया। पहली बात तो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूपण समिति या फिर आप बोल सकते हो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, देखिए एक है अयंगर, एक है अयंगर और अय्यर। के एम मुंशी, फिर उसके बाद सैयद एम सादुल्ला, बी एल मित्रा और बाद में एन माधवराव बने। और डीपी खेतान पहले थे और मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णामाचारी बन गए। ये चीजों को आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, ठीक, क्योंकि पूछा जाता है, सदस्य के नाम भी पूछ लिया जाता है, दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन प्रारूपण समिति के सदस्य थे, तो नाम भी याद होना चाहिए। अब इसकी मैंने ट्रिक आप लोगों से डिस्कस की हुई है। इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, उसमें चाहिए, जब आप देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया हुआ, पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको क्या करना है, सूची 1 है और सूची 2 है। क्या बोला गया है कि सूची 1 में भारतीय संविधान के मद और सूची 2 में जिस देश से अपनाया गया है सुमेलित कीजिए बोला गया। सूची के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक, कूट यहाँ पे दिया गया है, लेकिन पहले एक बार ये इसको देख लीजिए। क्या है भारतीय संविधान के मद, फिर किस देश से वे आए हैं, यानी कि जिस देश से अपनाया गया वो बोला गया है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति नीति है। यहाँ दिया गया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको यदि आपको याद करना है तो मैं अगेन आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, उसमें जाइए, देखिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। मैंने ट्रिक बताया हुआ है कि कैसे आप लोगों को याद करना है। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। तो हमें तो ये पता होना चाहिए ना, कूट में तो बाद में जाएंगे, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ये कहाँ से लिया है, कहाँ से नहीं लिया है, ये सभी चीजें हमें पता होनी चाहिए।
तो यदि हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार की बात करें तो कहां से लिया गया, तो मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर उसके बाद में हम यदि बात करते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहां से आई है, तो समवर्ती सूची आई है हमारी ऑस्ट्रेलिया से, हमने अपनाया है। फिर भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहां से आया है, तो ये आया है कनाडा से। कहां से आया है, कनाडा से आया है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ए का 3, बी का 5 और सी का 1 और डी का 2। तो 3512 कहां लिखा है, बस वही होगा हमारा आंसर 3512। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 3512 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा।